ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो नील बोर जो थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि रुदरफोर्ड की जो थ्योरी है उसके आगे उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया, जिसमें कि पहला पॉइंट उन्होंने दिया कि सेंटर जो है कोई भी एटम जो है, एटम का जो सेंटर है, एटम फॉर सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो एटम का सेंटर है वो एटम हैज वन हैज सेंटर which is called न्यूक्लियस। तो पहली बात तो ये साबित कर दी कि भाई न्यूक्लियस जो है वो होता है सेंटर में एटम के। ओके, अकॉर्डिंग टू नील बोर। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये पोस्टुलेट्स, जो ये जो पॉइंट्स दिए उनको उसको पोस्टुलेट्स बोला जाता है। तो नील बोर के सेकंड पॉइंट जो उन्होंने दिया वो ये है कि अगर एटम है, एटम हैज अ सेंटर विच इज़ कॉल्ड ए न्यूक्लियस। तो जो एटम में न्यूक्लियस है उसके अराउंड में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है। इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इस बात को समझने के लिए क्लियरली उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट दिया। सेकंड पोस्टुलेट उनका ये बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मूविंग इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड टर्म लाया उन्होंने, फिक्स्ड ऑर्बिट में लाया, फिक्स्ड ऑर्बिट। ओके, एंड ही कॉल्ड दिस ऑर्बिट एज शेल। उन्होंने इस ऑर्बिट को शेल्स बोला, ठीक है। और फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव जो कर रहा है इसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है एंड फिक्स्ड एनर्जी के साथ में कर रहा है। फिक्स्ड एनर्जी है इसकी, ओके, विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी और फिक्स्ड वेलोसिटी के बात कर रहा है मूवमेंट। तो नील बोर का कहना का मतलब ये था कि भाई जो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ पर, तो इसकी जो एनर्जी है वो तो पहली बात तो जिस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी लेवल एक फिक्स है। सेकंड, इसका एनर्जी फिक्स्ड है। दूसरी बात, इसकी जो वेलोसिटी स्पीड जो है इसकी वो भी फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन की। तो ये सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो कि नील बोर ने दिया। अब जो सब में इंपॉर्टेंट बात जो नील बोर ने बताई अपने को, उन्होंने बताया कि क्वांटाइजेशन हो रहा है, मतलब कि जो अवेलेबल एनर्जी लेवल्स कौन से है इसको वो क्वांटाइजेशन कंडीशन बताया उन्होंने। उन्होंने क्या बताया कि जो अवेलेबल एनर्जी उसको क्या बोला उन्होंने, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है ये समय पहले नील बोर ने प्रपोज की। और उन्होंने ये बोला कि जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है इसमें कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स which have the for which the angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि कैन रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व only in fixed orbits, only in fixed orbit, जो कि अपन ने पहले सेकंड्स में देखे, ठीक है। only in fixed circular orbits जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में जो कि for which the angular momentum is the integral multiple of h by 2 pi, for which the angular momentum, ये आपका फिजिक्स का भी थोड़ा कवर हो जाएगा इसमें। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में भी है आपको ये एंगुलर मोमेंटम, for which the angular momentum is the integral multiple of h by 2 pi, is the integral
मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। तो इनके बोलने का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन मतलब कि जो एनर्जी लेवल, इनका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा सिर्फ एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल रहेगा, और इसका जो मोमेंट रहेगा, इसको मोमेंटम जो बोलेंगे, जिससे घूम रहा है वो इंटीग्रल मोमेंटम जो है इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन ऑफ h2 पाई। तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h2 पाई का। तो जिसमें कि अब इंटीग्रल मल्टीपल बोले तो क्या मतलब हुआ उसका, ये जो ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये फिक्स चल है, एक इसमें घूमेगा, फिर दूसरे में भी घूमेगा, ऐसा तीसरे में, ऐसा अलग अलग घूमता रहेगा, है ना। तो हर एक ऑर्बिट में इसका फिक्स एक वो रहेगा। तो इसको अगर अपने को अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको, तो क्या होगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस है, ये शेल है एक, फिर ये दूसरा शेल है, फिर ये तीसरा शेल है। अब यहाँ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मूवमेंट यहाँ पर फर्स्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका h/2 पाई इस लेवल। लेकिन इसमें एक इंटीजर भी होगा जिसको कि आप डिनोट करेंगे n से। n इज व्हाट, n इज नथिंग बट इट इज द इंटीजर। तो इट इज ए इंटीजर ऑफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप h/2 पाई जो रहेगा वो एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय l, एंगुलर मोमेंटम l से डिनोट होगा। तो ये जो है l इज इक्वल टू h/2 पाई, एंड n इज द इंटीजर पार्ट। तो n इंटीजरल पार्ट हो गया इसका। तो n इंटीजरल पार्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि n जो है कैन बी 1, एन इफ n इज इक्वल टू 1 इट इज शेल 1। तो n इज इक्वल टू अगर 1 रहेगा तो ये इसको एनर्जी लेवल दिया k शेल, देन n इज इक्वल टू 2 रहेगा तो l, ओके, n इज इक्वल टू 3 रहेगा तो m, n इज इक्वल टू 4 रहेगा तो ये n दिया। तो ये अलग अलग शेल लेवल दिया और एनर्जी लेवल है। तो ये या तो n जो है 1 हो सकता है, फर्स्ट यहाँ पर रहेगा तो 1h/2 पाई होगा, देन सेकंड में होगा ये 2h/2 पाई, ओके। और इसी तरह से थर्ड में, ये सेकंड के लिए, और ये थर्ड में होगा 3h/2 पाई। तो जो इंटीजर है n नंबर 1 बढ़ देंगे, फोर्थ में होगा 4h/2 पाई। तो ये एक फिक्स्ड है, मगर शेल की जो एनर्जी लेवल है वो भी फिक्स्ड है। उन्होंने बोला कि n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन n इज इक्वल टू 1.25 नहीं हो सकता। अगर ये n की इंटीजर की वैल्यू अगर 3/2 है, मतलब विच इज इक्वल टू 1.5, तो अगर 1.5 में नाम का कोई शेल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो 1.5h/2 नहीं हो सकता, या 2.5h/2 नहीं हो सकता, या 3.5h/2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी शेल है। तो वो बीच में नहीं आएंगे, यानी कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है क्लास में, तो अगर वो चौथी क्लास में है तो वो 5वीं में जा सकता, पास हो गया तो ठीक है, और अगर फेल हो गया तो वो सीधा चौथी में वापस रहेगा, ना कि उसको बीच में कोई 4.5 वाली क्लास में डालेंगे। तो ऐसी कोई क्लास नहीं है बीच में। तो या तो 4th से आप 5th में जाएंगे, या तो 6th में जाएंगे, या तो 7th में जाएंगे। तो इस तरह से प्रमोशन आपका होता रहेगा, है ना। तो इसी तरह से इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ अ शेल, और जो इंटीग्रल पार्ट है वो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसको क्वांटाइजेशन, इस पर बहुत बड़ी इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट होती है, क्वांटाइजेशन थ्योरी या क्वांटाइजेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर ने एक वो दिया फॉर्मूला कि L इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो लेकिन अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है, मतलब एंगुलर मोमेंटम मतलब यहाँ पर जो स्पीड है, मोमेंटम जो है इसका, जो घूमने का इलेक्ट्रॉन का, कहाँ पर, ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में, ये नोट डाउन कर ले बच्चों। इसके बाद अपन आगे का पढ़ रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम समझ लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। अब अगर एंगुलर मोमेंटम आपको समझना है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम ये आपको वेक्टर से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ना। तो अगर वेक्टर ऑफ एल जो है ना इज इक्वल टू, वेक्टर ऑफ एल इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ आर क्रॉस वेक्टर ऑफ एम, वेक्टर ऑफ पी, सॉरी, वेक्टर ऑफ पी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है इसमें ऑर्बिट में, तो ये एक स्पीड से कर रहा है। ये रेडियस यहाँ का सेंटर है, सपोज इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, ओके, सेंटर से यहाँ इसका आर रेडियस है, और ये जिसका मोमेंट है ये वेलोसिटी है v, ओके। इसका एक कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन का एक मास होगा, ये एक मास वाला इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से यहाँ मूव कर रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, हर बार इसका मूवमेंट है, यहाँ से सेंटर आर है और ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का यहाँ, ठीक है।
यहाँ से ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का और ये सेंटर आर है, तो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये आप वेक्टर से समझ सकते हैं। तो मोमेंटम इज गिवन बाय वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर, मतलब जो रेडियस है, और पी मतलब मोमेंटम। व्हाट इज वेक्टर पी? पी इज मोमेंटम। पी क्या है यहाँ पर? पी क्या है? मोमेंटम। तो ये मोमेंटम जो है, अपन को ये पता करना है कि किस मोमेंटम से ये मूव कर रहा है। मोमेंटम की मूवमेंट पता करना है, स्पीड, स्पीड ऑफ मोमेंटम, है ना। तो ये अगर आप इसको वेक्टर क्वांटिटी में समझना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे आप? वेक्टर ऑफ एल जो है, वेक्टर ऑफ एल, इसको इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं आर एम साइन थीटा। ओके, व्हाट इज पी? पी इज नथिंग बट इट इज एम वी, है ना। तो ये अपने को, आप इसको जैसे लिख सकते हैं कि पी इज, व्हाट इज पी? पी क्या है? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ एल, वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर इंटू एम वी, मास एंड वेलोसिटी। दिस इज द पार्टिकल व्हिच इज मूविंग विद अ पर्टिकुलर मास एंड वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर मास और वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो अपन इसको किस सकते हैं आर एम साइन थीटा। अब लेकिन जो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये रेडियस है, ये इलेक्ट्रॉन है मास के साथ में, ये वेलोसिटी है, तो हर बार यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा है, तो थीटा कितना है? 90 डिग्री है, तो आर एम साइन 90 ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ओके, आर एम साइन 90। But R, what is R M sin 90? It is nothing but it is MVR. It is a radius, है ना? So MVR. You can denote it as MVR. So in short, what we get is L is equal to MVR. What is L? L is nothing but it is MVR. So you have to remember this. L क्या है? Angular momentum क्या है? It is MVR. So mass into velocity into radius. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि एंगुलर मोमेंटम में रहा है, और ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये कंडीशन जो है, इसमें इसको बोलते हैं बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, यानी एल इज इक्वल टू एम वी आर जो अपन आया। तो ये समझ के आपको क्लियर हो गया कैसा है। तो लेवल जो है इसके इंटीग्रल जो इंटीजर्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो वो एक मास है, इसकी स्पीड, तो ये एक फोर्स यहाँ पर करेगा जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, और फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो मूवमेंट है रेडियस आर पे सेंटर से, ये मूवमेंट एक वेलोसिटी के साथ में एक मास जो है मूव कर रहा है, तो एंगल जो आ रहा है वो 90 डिग्री का है। तो दैट we derived it from a vector quantity and we get that L is equal to mvr, which is called the Bohr's quantization condition and it is very important. तो ये है Bohr's quantization condition। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अपन ने तो जो बोहर की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन जो आ गई है अपने पास में, वो ये है कि वो स्टेट कर रही है कि एम वी आर है। तो अपन ने जो पहली इक्वेशन देखी थी उसमें क्या था कि एन एच यानी कि एन एच बाय 2 पाई है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि एल इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई है। तो यू कैन राइट इट एज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। तो ये कंडीशन में बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। तो अब इसके अपन आगे में क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज एच हियर? एच इज नथिंग बट एच क्या है यहाँ पर? एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच को क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। मैक्स प्लैंक ने दिया था ये कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एच जो है वो किसने दिया? मैक्स प्लैंक्स ने दिया। और इसका जो वैल्यू है, आप मैक्स प्लैंक की वैल्यू अगर लिखेंगे तो वो है 6.636 6.636। ओके, इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये एंगुलर मोमेंटम का इस तरह से अपन उसे पुटअप करके आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो थे, ये आप इसको नोट डाउन करो, समझ में आ गए आपके, है ना। तो ये 3 पॉइंट आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांटाइजेशन कंडीशन के। तो ये बोर्स ने ये एक्सप्लेन किया था। इसके आगे इसका 4th पोस्टुलेट देखेंगे अपन बोर का। आज के वीडियो में अपन 4 या 5 पोस्टुलेट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले 6 पोस्टुलेट और कुछ कैलकुलेशन समझा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्स ने जो बोर का जो चौथा पोस्टुलेट था बहुत इंपॉर्टेंट था। जो 4th पोस्टुलेट जो है बोर का, वो क्या है?
फोर्थ पोस्टुलेट बोहर का बोलता है कि while revolving the electron while revolving the electrostatic force between the electron and the nucleus provides a centripetal force. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें इंपॉर्टेंट है क्या है, while revolving यानी घूमते समय, while revolving इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज डिनोटेड बाय एफ ई। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इन दोनों के बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन इसके बीच में, इसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक फोर्स यहाँ पर जनरेट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल हेल्प इन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन को मदद कर रहा है घूमने के लिए मदद कर रहा है, जो कि एग्जैक्ट कहाँ से हो रहा है, इससे, जैसे कि अगर अर्थ है और सन है तो सन से की वजह से क्या होगा, जो अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स है तो खींचेगा उसको, है ना, सन अर्थ की तरफ, तो जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होगा और अर्थ जो है सन की तरफ घूम रही है। तो एक एग्जांपल है उसका, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के बीच में ये प्रोवाइड करेंगी एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो ये क्या कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जब ये रिवॉल्विंग के टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ में वो कर रहा है, जब इनका अट्रैक्शन हो रहा है फोर्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका अपन एक फॉर्मूला देंगे, तो क्योंकि क्या ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन है Q1 है, ओके, एंड Q2 है, तो इनका रेडियस डिस्टेंस ये चार्ज Q1 से दिया जाता है ना, तो यहाँ पर जो है रेडियस से R से दिया हुआ है। अब ये Q1 क्या है, Q1 इलेक्ट्रॉन है सपोज, है ना, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस में कुछ है जिसको कि प्रोटॉन बोलते हैं, ओके, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है जिसको अपन प्रोटॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फोर्स जनरेट होता है जिसको कि बोल रहे हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विच इज गिवन बाय Fe is equal to 1/4 epsilon 0. Fe is equal to 1/4 epsilon 4 epsilon 0 4 pi epsilon 0, okay, and Q1 Q2 upon R. So this is one first equation which is derived here, and this equation is given by force of, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको अपन इस तरह से दिएंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। इसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने बताया कि ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, लेकिन ये सपोज एक मास के साथ में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहा है सेंटर से एक वेलोसिटी के साथ में, ये मूव कर रहा है, ओके। तो वेलोसिटी इसकी जो मूवमेंट की जो वेलोसिटी है इट इज़ गिवन बाय फोर्स, ये जब एग्जर्ट करता है, ये एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि यहाँ पर एग्जर्ट कर रहा है न्यूक्लियस की वजह से जिसको मूवमेंट कर रहा है वेलोसिटी के साथ में, तो यहाँ पर
जिस वेलोसिटी के साथ में ये मूव कर रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ एफ सी इज इक्वल टू एम वी, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ओके, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो हर बार जब ये मूव कर रहा है तो इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, मास है एक इलेक्ट्रॉन का, मास मूविंग एक्सर्टिंग ए सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये वेलोसिटी के साथ में स्पीड कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी के साथ में कर रहा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर। तो दिस इज द सेकेंड फार्मूला जिससे कि अपन सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आप एज पर द बोर्स रुदरफोर्ड ने भी बताया था, और बोर के हिसाब से भी एफ ई इज इक्वल टू एफ सी, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एफ ई जो है इज इक्वल टू एफ सी। आपको डेरिवेशन को नोट डाउन करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, और ये समझने का चीज़ है, डिराइव करने की चीज़ है, तो यू हैव टू राइट इट डाउन, इट विल बी बेटर फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ सी, मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि अपन एफ ई क्या है, व्हाट इज एफ ई, एफ ई इज नथिंग बट 1/4πε0, ओके, इनटू अब Q1 Q2। अब लेकिन अपने को इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज कितना है, ये हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, तो इसमें प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स आर नथिंग बट इट इज एटॉमिक नंबर, है ना। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन्स जो है दे इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक नंबर को बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, विच इज डिनोटेड बाय जेड, जो कि जेड से डिनोटेड होगा। तो इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, जेड ई हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, जेड ई प्लस, है ना। तो जेड ई जो है चार्ज होगा न्यूक्लियस का। तो अगर ये चार्ज यहाँ जेड ई है अगर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज, एक इलेक्ट्रॉन जो है इंटू ई, एक चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन वाला और एक होगा जेड ई, तो ई इंटू जेड ई, ओके, अपॉन ई इंटू जेड ई अपॉन आर, ओके, देन राइट इट लाइक दिस, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब ई इंटू जेड ई अपॉन आर। अब ये जो इक्वेशन थी पहली वाली अपनी कौन सी थी, एम वी आर इजिकल टू एन एच बाई टू, तो पहली इक्वेशन थी क्या थी अपनी, एम वी आर अपॉन एम वी आर इजिकल टू एन एच बाई टू पाई, ये इक्वेशन नंबर 1 थी अपनी, है ना, इक्वेशन नंबर 1 थी। अब अपन सेकंड इक्वेशन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर एफ इजिकल टू एफ सी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितनी होंगी ये, आपके पास है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इक्वेशन अपनी बन गई नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, प्लीज नोट इट डाउन, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई अपनी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये था चौथा पोस्टुलेट जिससे अपने सेकंड इक्वेशन डेराइव की। और प्रोटॉन्स के नंबर कितने यहाँ पर अपन जेड डबल नंबर जितने रहेंगे, तो जेड ई प्लस जितने भी रहेंगे, तो ई इंटू जेड ई, तो ये कितना रहेंगे, जेड ई रहेगा, ओके। सो जेड ई को अपन यहाँ पर इसको ई पॉजिटिव, तो इसमें एक प्रोटॉन अगर है, ये प्रोटॉन अंदर का है, तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में। तो उसको अपन नंबर जितने भी होंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ जेड ई इज डिनोटेड बाय ई, सो इसको ई इंटू जेड ई लिखेंगे अपॉन आर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास है, वो है कि चौथे पोस्टुलेट पर अपन जाएंगे। तो चौथा पोस्टुलेट समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी था, तो ये डेरिवेशन को नोट डाउन करो, इक्वेशन नंबर डाल के रखो और कॉपी में इसको रिमेंबर करके रखो। तो अपन आगे फिफ्थ पोस्टुलेट पे जाएंगे। आज का वीडियो अपन थोड़ा छोटा बना रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे का, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप इसको समझो और लिखो अच्छे से कॉपी में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन फिफ्थ पोस्टुलेट है कि while revolving in a particular orbit, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है इट लूजेस एनर्जी, जो मैक्सवेल ने बोला था, वो मैक्सवेल की थ्योरी को यहाँ पर वो रिजेक्ट कर रहा है। बोर क्या बोल रहा है कि, बोर का बोलने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, while revolving the particular orbit in the neither gains energy nor it loses energy, so energy and orbit is fixed and cannot change। तो इनका बोलने का मतलब ये था कि एनर्जी जो है ऑर्बिट में वो फिक्स्ड रहेंगी और वो चेंज नहीं होगी। तो फिफ्थ पोस्टुलेट जो है बोर का क्या बोल रहा है कि while revolving electron neither gain energy
नॉर लूजेज एनर्जी, ना ही वो गेन कर रहा है एनर्जी, ना ही वो लूज कर रहा है एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहे हैं ना। एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट रिमेन सेम, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की जो एनर्जी है, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड कैनॉट बी चेंज, इज फिक्स्ड एंड कैनॉट बी चेंज, एंड कैनॉट बी चेंज्ड। एनर्जी जो है उसकी फिक्स्ड रहेंगी और वो चेंज नहीं होने वाली, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन नीदर गेन एनर्जी, ना ही वो लूज कर सकता है एनर्जी, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने छठे पोस्टुलेट में बोला कि इट कैन लूज एनर्जी एंड कैन गेन एनर्जी आल्सो, तो वो कैसे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी आप ये पहले ये समझो इंपॉर्टेंट बात कि ये क्यों ऐसा बोला, ठीक है। तो एनर्जी इज फिक्स्ड एंड नीदर, मतलब कि उनका ये बोलने का मतलब है कि जैसा एक n इज इक्वल टू 1 है, तो मतलब कि के शेल है, इसमें इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। n इज इक्वल टू 2 है और ये के एल शेल है, तो इसमें एनर्जी फिक्स्ड है। n इज इक्वल टू 3 है, ये अगर आपका m है तो इसमें भी एनर्जी फिक्स्ड है। n इज इक्वल टू 4 है, के एल एम एन, ओके, तो इसमें भी एनर्जी फिक्स्ड है। तो इनका बोलने का मतलब है कि जितने भी एनर्जी लेवल्स है ये सब जो इनको उन्होंने ऑर्बिट, एक नया टर्मिनोलॉजी दिया कि ये जो ऑर्बिट से शेल है, इसको उन्होंने टर्म दिया शेल। और ये जो शेल्स है, ये शेल्स में इसको उन्होंने नाम दिया कि एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, और नथिंग बट दे आर स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। इसको क्या नाम दिया उन्होंने, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स है ये। तो ये एनर्जी लेवल्स अगर स्टेशनरी है, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसका जो एनर्जी जो है वो हमेशा शेल में, सो इलेक्ट्रॉन विल गेट द एवरेज अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एंड पर्टिकुलर लेवल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से, जैसे ये एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, एक शेल है, ये के एल एम और देन एन, ओके, के एल एम एन। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये अगर के शेल है, ये एल है, ये एम है और ये एन है, ठीक है। तो हर लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन एक ही इस पे वो करेगा और वो जंप अगली इस पे जाएगा तभी कि उसकी जब एनर्जी उस लेवल की हो जाएगी। तो ये स्टेशनरी है लेवल्स, ये यहाँ पर इसका एनर्जी का लेवल ऑर्बिट का यही है, ये एनर्जी का ऑर्बिट का यही है, इस ऑर्बिट का के का है, एल का इतना है, एम का इतना ही है और एन का इतना ही। तो मतलब कि अगर वही मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि एक बच्चा चौथी क्लास से वो 5वीं में जा सकता, ना कि 4.5 में जा सकता, ही कैन नॉट गो इन 4.5। तो इसका मतलब इस तरह से अरेंजमेंट है इसका कि जैसे कि फर्स्ट रो में जैसे बच्चे जो अपन ने ग्रेडिशन सिस्टम दे दिया, तो नील बोर ने क्या किया कि इन्होंने बताया कि एक मॉडल्स जो है एटॉमिक एटम्स जो है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे ही होता है, तभी जब उसकी इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी उतनी होगी और वो उसी लेवल में घूमेगा, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टेशनरी एनर्जी लेवल बता दिए कि इस पर्टिकुलर लेवल पे इस एनर्जी का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इस पे इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन घूमेगा, के पे पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एल पे एक पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एम पे एक पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन घूमेगा और एन पे भी एक पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो ये सारे जो मूवमेंट्स, ये सारे जो लेवल है, ये सब स्टेशनरी है, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल उस नेक्स्ट स्टेशनरी एनर्जी लेवल के बराबर होना चाहिए तो ही वो उस पर जाएगा, या तो उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अपने जो जो प्रेजेंट है उसके एनर्जी लेवल के हिसाब से होना चाहिए, ओके। अगर तो इसके हिसाब से ही वो जंप करेंगे, ना कि इन दो ऑर्बिट्स के बीच में नहीं जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि एक ग्रेडेशन सिस्टम बनाया हुआ है क्लास में, ओके, कि भाई जो टॉपर्स है बच्चे वो सामने बैठेंगे, देन 70% वाले, देन 60%, देन 50% लास्ट में। तो जो एक ग्रेडेशन बना दिया गया कि टॉपर्स है वो हमेशा सामने रहेंगे, देन उनके बाद 70 वाले, फिर उनके बाद में 60 वाले, उनके बाद में 50 वाले। तो ये जो सिस्टम इस तरह से एनर्जी का भी सिस्टम बनाया हुआ है इसमें कि जिसका जो लेवल रहेगा वो न्यूक्लियस के उतना नज़दीक रहेगा इलेक्ट्रॉन, ओके, जितनी इसकी एनर्जी रहेगी। तो एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी अगर उसकी, तो वो लेवल करके बाहर होगा, फाइनल एक्साइटेशन में बाहर जाएगा। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द कैलकुलेशंस फॉर दिस बिफोर वी स्टार्ट द 6th पोस्टुलेट। तो ये 5 पोस्टुलेट थे बोर मॉडल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिससे कि क्वांटाइजेशन तो आपने समझ ही गए, और इन्होंने एक नया बात बता दी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे, लेकिन ये फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करेंगे, फिक्स्ड एनर्जी लेवल के गोल ऑर्बिट में ही घूमेंगे, ना कि बीच बीच में घूमेंगे हर जगह।
जो कि रुदरफोर्ड बोल रहे थे कि वो बीच बीच में घूमेंगे, लेकिन वो रुदरफोर्ड की वो थ्योरी खराब होगी। और मैक्सवेल की थ्योरी भी बेकार होगी। मैक्सवेल बोल रहे थे कि वो एनर्जी लूज भी करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब लूज करता है तो वो इलेक्ट्रॉन आके उससे मिल जाएगा। अगर वो दो एनर्जी इलेक्ट्रॉन घूमते टाइम अगर एनर्जी लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो नेगेटिवली चार्ज है, तो एनर्जी जब लूज करते करते वो पॉजिटिव के पास आके पूरा उससे मिल जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये बात को भी उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने एक नई थ्योरी दी कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे ही होगा, उसकी ऑर्बिटल एनर्जी, स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी के हिसाब से। और वो स्टेशनरी है एनर्जी लेवल्स, वो चेंजेबल नहीं है, वो स्टेशनरी है। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके एन इंटीजर एन यानी या तो 1h/2 हो सकता है, या तो 2h/2 हो सकता है। इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर some calculation, and then we will discuss the sixth postulate and the remaining postulates of Bohr atom, and why Bohr cannot explain properly the atomic spectrum. Rutherford cannot explain the atomic spectrum, which was